हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एंथ्रोपोलॉजी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं जिसमें हमने पेपर 1 के 1.3 यूनिट तक कवर कर लिया है। 1.4 हम कर रहे हैं जिसमें से कि आज हमें करना है 1.4 यूनिट का पार्ट बी, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, प्री डार्विनियन, डार्विनियन एंड पोस्ट डार्विनियन। बाकी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक करते हैं शुरू। थ्योरीज पे आने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हम जिस इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं उस इवोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो इवोल्यूशन सिंपली आपने अपने आमतौर की ज़िंदगी में भी सुना होगा कि किसी चीज़ का इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन हम कहते हैं सिंपली किसी चीज़ में चेंज आना समय के साथ। आप क्या होते हैं, छोटे हैं, मैच्योर नहीं है, समय के साथ क्या होता है आप में चेंजेस आते हैं, आप बड़े होते हैं, बॉडीली चेंजेस भी आते हैं, मेंटल चेंजेस भी आते हैं और अल्टीमेटली आप एक मैच्योर इंसान बन जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि मैं इवॉल्व हुआ समय के साथ, आपने कुछ कुछ चेंजेस आए जिसमें से कि आपने बहुत कुछ सीखा और आप इवॉल्व हो गए। उसी तरीके से इवोल्यूशन का सिंपली मीनिंग यही होता है कि किसी चीज़ में चेंज आना। ये टर्म सबसे पहले यूज़ किया था हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने, जिन्होंने इस चीज़ को कहा था कि इवोल्यूशन क्या होता है कि जब किसी सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। सिंपलर फॉर्म हमारे पहले के समय में रहे होंगे, उनसे इवॉल्व होकर आज के कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारे आए। तो इस चीज़ को ही उन्होंने इवोल्यूशन कहा। अब इवोल्यूशन हम कई फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आप कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन देख लीजिए। समय के साथ किस तरीके से कंप्यूटर्स में बदलाव हुआ, कहाँ पहले जहाँ इतनी बड़ी-बड़ी मशीनें एक कंप्यूटर होती थीं, आज हम कंप्यूटर को एज़ इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फ़ोन्स अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, अपने पॉकेट्स में कैरी कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की फील्ड में इवोल्यूशन हुआ। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं वैरायटी ऑफ फील्ड्स में। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के इवोल्यूशन की, तब हम इसे एक टर्म देते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के हम इवोल्यूशन की बात करते हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, लिविंग हैं। तो इसे हमने एक और नाम दिया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को, क्या, बायो इवोल्यूशन। अब इस बायो इवोल्यूशन या फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला तो क्या, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। समय के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, ये जो हम समय के साथ जो हम कह रहे हैं बार बार, वो ऐसा नहीं है कि कुछ सालों का समय हो, वो लंबे पीरियड का समय भी हो सकता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का भी समय हो सकता है। तो ये जो भी चेंजेस होंगे, कुछ मॉडिफिकेशन आएंगे इस चेंजेस में, हमारे अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आएंगे, कुछ पार्ट्स हो सकता है कि चले जाएं, कुछ पार्ट्स और ऐड ऑन हो जाएं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आज के जो हमें कॉम्प्लेक्स और हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो लिविंग बींग्स दिख रहे हैं, वो पहले के किसी सिंपलर और लेस ऑर्गेनाइज्ड लिविंग बींग से ही इवॉल्व होकर आए हैं। अगर हम इस थ्योरी का, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, अगर हम बेसिक प्रेमाइसेस देखें, बेसिक आइडिया देखें कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे ऑपरेट करता है, तो हमें ये समझना होगा कि इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा एवर चेंजिंग है। समय के साथ उसमें बहुत परिवर्तन आया है। जब से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तब से ही हमारे इन्वायरमेंट में लगातार चेंजेस आते रह रहे हैं। आपने सुना होगा कई ग्लेशियल पीरियड्स भी आए, जिसे हमने अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया है, टाइम पीरियड्स को। तो उस तरीके से इन्वायरमेंट में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस भी आए हैं, छोटे छोटे तो आते रहते हैं, ड्रास्टिक भी आए हैं। उस वजह से क्या होता है, उस समय के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस वातावरण के अनुसार, उस इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप में कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, ताकि वो ऐसी चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में खुद को अडेप्ट कर पाएँ। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेशन कर लिया किसी ऑर्गेनिज्म में, अल्टीमेटली जब यही अडेप्टेशन कई जनरेशन्स तक कंटिन्यू होता है, तब हमें अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिज्म से स्प्लिट होती हुई एक न्यू स्पीशीज़ मिल जाती है। ठीक है, और इसी न्यू स्पीशीज़ के फॉर्मेशन को हमने टर्म दे दिया इवोल्यूशन, की उस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो गया। बात करें अगर हम प्री डार्विनियन थ्योरीज़ की, तो जो शुरू में जब अर्थ के फॉर्मेशन की बात आई कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, ऑर्गेनिजम्स कैसे आए अस्तित्व में, तब ये बात कही गई कि ऑर्गेनिजम्स को गॉड ने क्रिएट कर दिया, कुछ सुपर नेचुरल इनका ओरिजिन है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है कि गॉड ने क्रिएट किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन समय के साथ ये थ्योरी थोड़ी थोड़ी फीकी पड़ी। फिर उसके बाद डार्विन से पहले जो पहली कंक्रीट थ्योरी आती है, वो आती है हमारे लेमार्क की।
जिनका पूरा नाम था जियान बैप्टिस्टे पियरे एंटोइन डी मोनेट लेमार्क। इनके जो आइडियाज़ थे वो पब्लिश हुए बुक फिलोसफिक जूलॉजी में, जो कि आई हमारी 1809 की। इनकी थ्योरी को हम लेमार्किज्म भी कहते हैं, साथ ही साथ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कहते हैं और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या बात कही कि कोई भी लिविंग फॉर्म अगर इवॉल्व हो रहा है तो उसके पीछे दो प्रिंसिपल फैक्टर्स वर्क करते हैं। सबसे पहला क्या, कि हर ऑर्गेनिक मैटर, हर ऑर्गेनिक लिविंग बींग्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो न्यू लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़े। सिंपल है अभी वो, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ बढ़े, ये उसके अंदर अंदर से टेंडेंसी होती है। कोई बाहरी चीज़ अगर इफेक्ट ना भी करे तब भी उसमें टेंडेंसी होती है। आप एग्जाम्पल से समझिए, एक सीड होती है, सीड के अंदर क्या है, आपने उसको बोया, उसके अंदर से कुछ टेंडेंसी होती है ऐसी कि वो रप्चर हो और अल्टीमेटली वो एक प्लांट में पहले तो सॉइल से वो लैंड से बाहर की तरफ निकले, उसके बाद वो फिर एक पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। ये उसकी इनहेरेंट टेंडेंसी है। दूसरा क्या फैक्टर है कि इन्वायरमेंट की जो कैपेसिटी होती है, मॉडिफाइंग कैपेसिटी होती है इन्वायरमेंट के पास। इन्वायरमेंट के पास ऐसी शक्ति है, पावर है, जिससे वो मॉडिफाई कर सकती है किसी ऑर्गेनिज्म को। अब इनकी थ्योरी में हमें कुछ अजम्पशन और प्रोपोजिशंस दिखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से इन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है। सबसे पहले क्या है, इंटरनल अर्ज। इंटरनल अर्ज से क्या मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अर्ज होती है, खुद के जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करने में, जितने भी ऑर्गेन्स हैं उनके साइज़ को इंक्रीज़ करने में, और साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, क्योंकि क्या है, उनकी इंटरनल अर्ज ऑफ लाइफ है ये। हर पार्ट का साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होनी चाहिए। दूसरा अजम्पशन क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब इन्होंने क्या कहा, ये कहा इन्होंने कि हर ऑर्गेनिज्म है वो अपने लाइफ टाइम में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि वो एक्वायर करता है, और वो कैरेक्टर्स जो उसने अपने लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर किया वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन करता है। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में भी आपको वही कैरेक्टर सेम देखने को मिलेंगे, ऐसा लेमार्क का मानना था। तीसरा अजम्पशन इन्होंने क्या लिया कि न्यू नीड्स एज अ रिएक्शन टू इन्वायरमेंट। जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होगा उस हिसाब से हमें न्यू नीड्स की मतलब न्यू नीड्स हमें महसूस होंगी। ठीक है, नीड की बात की इन्होंने। चौथी बात इन्होंने जो कही वो थी यूज़ एंड डिसयूज़ की। इन्होंने ये कहा कि कोई ऑर्गेनिज्म है अगर अपने किसी बॉडी पार्ट को कॉन्स्टेंटली यूज़ करता है तो उसकी एफिशिएंसी उस पार्ट की इंक्रीज़ होगी और वो साइज़ में भी बेटर डेवलप होगा। और वहीं अगर वो किसी ऑर्गन को नहीं यूज़ करता है तो समय के साथ उसमें डिजनरेशन हो जाएगा उसका, उस ऑर्गन का। एग्जाम्पल इन्होंने लिया जिराफ और स्नेक का इस बात को समझाने के लिए। जिराफ के लिए इन्होंने कहा कि जिराफ जो होते थे पहले के समय में एक डियर लाइक एनिमल होते थे, छोटे छोटे होते थे। उस समय ये लोग छोटे छोटे ट्रीज हर्ब्स पे फीड करते थे। धीरे धीरे जब इन्होंने फीड करना शुरू किया तो छोटे ट्रीज और शब्स की कमी आ गई। अब इनको खाना खाने के लिए बड़े ट्रीज का सहारा लेना पड़ा। बड़े ट्रीज पे जो लीव्स थे वो ऊंचाई पे थे, तो इनको अपनी गर्दन और अपने फोरलेग्स को स्ट्रेच करना पड़ा। ये स्ट्रेचिंग, ये जो खाना खाने का तरीका है, ये कई जनरेशन तक चला और अल्टीमेटली ऐसी जनरेशन आज के समय में है जिनकी नेक और लेग्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं। तो इनका ये कहना था कि जिराफ ने जो अपने कंटिन्यूअस यूज़ किया है अपनी नेक और लेग्स का, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट हो गया। वहीं स्नेक्स का उन्होंने कॉन्ट्रास्ट बताया है कि स्नेक्स जो होते हैं फोर लिम्ड होते हैं। पहले होते थे फोर लिम्ड होते थे, 4 पैर होते थे उनके, लेकिन समय के साथ उनको बरोइंग हैबिट, ज़मीन में रहने की आदत पड़ गई उनको, जिस वजह से उनके लिम्स लॉस्ट हो गए और आज हम जो स्नेक्स देख रहे हैं उनके कोई लिम्स नहीं होते, लिम्बलेस होते हैं। और भी एग्जाम्पल इन्होंने दिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि एक्वाटिक बर्ड्स जो होती हैं उनमें वेब्ड फीट होती है ताकि वो स्विम कर सके, स्विम करने के दौरान उनमें ये अडेप्टेशन आया। इवोल्यूशन ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड फ्रॉम फ्लाइंग एंसेस्टर्स, जैसे कि कीवी का एग्जाम्पल दिया कि कुछ ऐसी बर्ड्स थी जो कि लैंड पे रहने के लिए अडेप्ट हो गई, तो उनके बर्ड्स का, उनके विंग्स का उतना यूज़ नहीं हुआ तो वो फ्लाइटलेस हो गई। ब्लैक स्मिथ्स का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो लोहार होते हैं
उनको क्या है, बहुत है, मसल्स का बहुत यूज़ करना पड़ता है हैंड की, हथौड़ा मारने का काम करते हैं वो लोग। तो समय के साथ उनके बाइसेप्स जो होते हैं वो बहुत ग्रो हो जाते हैं। वैसे ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैन में अपेंडिक्स होता है, निकटेटिंग मेम्ब्रेन होता है, जो कि पहले के समय में धीरे धीरे समय के साथ इसका यूज़ ख़त्म हो गया, जो कि तो आज ये प्रेजेंट हैं लेकिन डीजनरेट फॉर्म में है। ये जिराफ वाले एग्जाम्पल को आप इस फिगर की हेल्प से समझ सकते हो कि कैसे पहले जिराफ इतने छोटे थे और समय के साथ वो धीरे धीरे उनकी हाइट बढ़ गई। लेमार्क के आइडिया को अगर हम सम अप करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, इंटरनल अर्ज होती है खुद के साइज़ को इंक्रीज़ करने की, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ने की। साथ ही साथ अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी उस समय ऐसी हो जाएँ, कुछ चेंजेस आ जाएँ, जिससे कि हमें न्यू नीड्स की भी ज़रूरत लग महसूस होने लगे किसी न्यू नीड की, तो क्या होगा? 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो ऑर्गन जो होता है वो डिसयूज़ में आ जाएगा, ठीक है? यूज़ उसकी कम हो जाएगा, या तो हम उसको यूज़ करेंगे किसी ऑर्गन को। अगर हम यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छे से डेवलप हो जाएगा, बेटर डेवलपमेंट हो जाएगी। वहीं अगर हम डिसयूज़ करते हैं तो स्ट्रक्चर्स डिसअपीयर हो जाएंगे समय के साथ। और ये जो, चाहे वो स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हुआ, चाहे वो डिसअपीयर हो गया, ये दोनों ही कैरेक्टर जो है वो दूसरी जनरेशन में हम पास करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, हमने यूज़ किया, डेवलप किया, उसी लाइफ टाइम में ये एक्वायर्ड कैरेक्टर में आ गया, ये एक्वायर किया हमने, इसको दूसरी जनरेशन में पास कर दिया, तो ये क्या हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और इसी इनहेरिटेंस के बाद एक समय आएगा कि एक न्यू स्पीशीज़ हमारी इवॉल्व हो जाएगी। तो ये था बेसिक आइडिया लेमार्क का। अब कोई भी थ्योरी होती है तो उसके क्रिटिसिज्म में भी कई बातें कही जाती हैं, वैसा ही हुआ लेमार्क की थ्योरी के साथ। सबसे पहली जो क्रिटिसिज्म थी वो इनके इस फैक्ट को लेके थी। इन्होंने बात कही कि हर ऑर्गेनिज्म में टेंडेंसी होती है कि अपने साइज़ को इंक्रीज़ करें वो इवोल्यूशन के दौरान। लेकिन कई एग्जांपल्स हैं, जब हमने देखा प्लांट्स का इवोल्यूशन हो रहा था तो पहले क्या थे, हमारे टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ये सब थे, कॉनिफर्स थे, जो कि बहुत गिगैंटिक होते थे साइज़ में। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, आज के जो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स हैं वो उनके कंपैरिजन में छोटे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया, अगर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो साइज़ हमारा इंक्रीज़ होना चाहिए था। दूसरा क्रिटिसिज्म आया कि इन्होंने जो बात कही थी कि न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है जब जब हमें न्यू नीड आती है चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। लेकिन मैन जो है वो हमेशा से फ्लाई करना चाहता है, उड़ना चाहता है, लेकिन उसने आज तक विंग्स डेवलप नहीं किए। तीसरी इन्होंने बात की कि ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं जब उनको अच्छे से यूज़ करते हैं, और डिसयूज़ के दौरान वो डिजनरेट हो जाते हैं। लेकिन हम ये कॉमन चीज़ें अपने आसपास देख सकते हैं कि कोई इंसान है, कोई बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा रीड करता है बुक को, बहुत ज़्यादा यूज़ करता है अपनी आँखों का, तो अल्टीमेटली उसकी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। डेवलप होने की बजाय वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी लेमार्क का पॉइंट जो होता है वो थोड़ा-सा डिफ़र करता है। चौथी जो उन्होंने बात कही कि किसी भी एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है दूसरी जनरेशन में, तो अगस्त वियसमैन ने इसको अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो डिसअप्रूव किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कुछ चूहों के ऊपर। क्या एक्सपेरिमेंट था? इन्होंने चूहों की 22 या 20 जनरेशन्स को की जो टेल्स थी वो काटते रहे वो, लेकिन किसी भी जनरेशन में इन्होंने ये नहीं पाया कि क्या चूहे की टेल की लेंथ में कोई परिवर्तन आया या नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं आया समय के साथ। तो ये थ्योरी भी इनकी डिसअप्रूव हो जाती है इस एग्जाम्पल से। वीज़मैन का जो एक्सपेरिमेंट था वो इस फिगर के थ्रू शो किया गया है कि कैसे उन्होंने जो चूहे की टेल थी वो कट करते गए, मेट करवाया, लेकिन फिर भी ऑफस्प्रिंग्स में कोई भी लॉन्ग टेल ही देखी गई, ठीक है, उनमें टेल की एब्सेंस नहीं देखी गई। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन डार्विनियन थ्योरी पे। डार्विनियन थ्योरी जो थी वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दी थी। ये एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वॉयज पे भेजा था, जिस शिप का नाम था HMS बीगल। और इन्होंने कई सारे कॉन्टिनेंट्स के फ्लोरा और फौना की स्टडी की थी, जिसमें से कि नोटेबल स्टडी है इनकी गैलापागोस आइलैंड की, जहाँ पे स्टडी करके ही इन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी को जन्म दिया था।
यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कितने वैरायटी की यहाँ पे बर्ड्स हैं, उनकी बीक्स में क्या डिफरेंस है, उनके फेदर्स में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की। आइडिया नेचुरल सिलेक्शन का जो आइडिया था पहले से ही एग्जिस्टेंस में था। वॉलेस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले इसका कुछ हमें क्लू दिया था, तो ये इस आइडिया से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इनकी जो बुक थी जिनमें इन्होंने अपने आइडियाज़ को पब्लिश किया वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो कि 1859 में आई। अब बेसिकली ये जो थे वो 3 पब्लिकेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जिनके बेसिस पे ही इन्होंने अपने आइडिया को डिवाइस किया है। सबसे पहला क्या था, टी.आर. मैल्थस ने एक ऐसे लिखा था ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। इसमें इन्होंने कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो तो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन जो फूड सोर्सेज हो रहे हैं वो सिर्फ अरिथमेटिकली ही मतलब ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इनका बेसिक कहना ये था कि जिस दर से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उससे बहुत ही कम दर पे हमारी फूड सोर्सेज की ग्रोथ हो रही है। दूसरी जो पब्लिकेशन थी वो लिखी थी, बुक थी सर चार्ल्स लाइल की प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, जिसमें इन्होंने ग्रेजुअलिज्म और यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का फंडामेंटल बताया था, एक्सप्लेन किया था इन दोनों चीज़ों को। इन्होंने कहा था, ग्रेजुअलिज्म में इन्होंने कहा था कि जो अर्थ है वो समय के साथ उसमें धीरे धीरे और ग्रेजुअल चेंजेस होते आए हैं। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में इन्होंने क्या कहा था कि आज जो अर्थ पे फंडामेंटल लॉज ऑपरेट हो रहे हैं वो बहुत समय पहले पर भी ऐसे ही लॉज ऑपरेट हो रहे थे। जिस तरीके से फंडामेंटल लॉज जो होते हैं हमारे, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो कि आज भी अगर सन की रोशनी पड़ेगी तो कोई बॉडी है, वाटर बॉडी है, उसमें से पानी इवेपोरेट होगा। तो यही बेसिक लॉ हमारा पास्ट में भी यही बेसिक लॉ वर्क करता था। तीसरा जो था वो पेपर था ऑन द टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज़ टू डिपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल टाइप्स, जिसको लिखा था एल्फ्रेड रसल वॉलेस में। इन्होंने इस बुक पेपर में बताया था कि किस तरीके से ओरिजिनल जो टाइप्स हैं किसी भी स्पीशीज़ की, उनमें आगे जब प्रोजेनीज आती हैं तो वेराइटीज़ डेवलप हो सकती है, वो डिफ़र करती हैं अपने पेरेंट फॉर्म से। तो ये तीनों पब्लिकेशन थी जिन्होंने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे डार्विन ने तरह तरह की फिंचेस जो वहाँ की बर्ड्स थी गैलापागोस आइलैंड्स की, उनके बीक्स को स्टडी किया था, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। डार्विन की थ्योरी के भी कुछ प्रिंसिपल्स थे इन द सेम वे एज इन लैमार्किज्म। इन्होंने क्या क्या बातें कही थी, सबसे पहले जो इन्होंने बात की थी वो की थी ओवर प्रोडक्शन की। इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑफस्प्रिंग्स जो है बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें से काफ़ी सारी वो मर जाएंगी रिप्रोडक्टिव एज से ही पहले, ठीक है। लेकिन फूड जो है वो इस रेट में इंक्रीज़ नहीं हो रहा है जिस रेट में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो ये वही बात आ गई जो कि हमने टी.आर. मैल्थस के एस्से में देखी थी। दूसरी बात इन्होंने की वेरिएशंस की। इन्होंने कहा कि वेरिएशंस जो हैं, भिन्नता जो है वो 2 तरीके से हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है और यूज़फुल भी हो सकती है, ठीक है। हार्मफुल अगर वेरिएंट्स हैं तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जब होगा, जब जीने के लिए संघर्ष होगा, तो उसमें वो अनफिट हो जाएंगे। जबकि अगर कोई यूज़फुल वेरिएशंस हैं तो वो फेवरेबल होंगे और वो इनहेरिट भी होंगे और वो इवोल्यूशन के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेंगे। यही वेरिएशंस हैं जो आगे चल के हमें इवोल्यूशन में हेल्प करेंगे और साथ ही साथ ये स्ट्रगल में फिट हो जाएंगे और बेटर चांस होगा इनका सर्वाइवल का। जाहिर सी बात है कि अगर आपके अंदर कोई चेंज आता है जो पॉजिटिव वे में आता है तो वो आपको आगे के स्ट्रगल के लिए तैयार करता है, ठीक है। अगर आप अपने मान लिया आपके अंदर गुस्सा बहुत आता है लेकिन आपने उसको चेंज किया, कुछ परिवर्तन आया जिसकी वजह से आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया, तो आगे चल के आपके फ्यूचर के लिए सर्वाइव करने के लिए ये आपके हेल्प करेगा। आप बेटर फिट होंगे एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। तीसरी इन्होंने बात की स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्योमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन फूड और स्पेस जो है, रहने के लिए जो जगह है और खाने के लिए जो खाना है, वो इस तरीके से इंक्रीज नहीं हो रहा है इस दर पे। तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म को कंपटीशन करना होगा।
पहले जहाँ इतना खाना था, इतनी ही पॉपुलेशन थी, तो कोई कंपटीशन नहीं होगा, हर एक जन को इक्वल खाना मिल रहा है। वहीं अगर पॉपुलेशन अब इतनी हो जाए, खाना जो है इतना ही रहे या थोड़ा बहुत बढ़ जाए, तो लोग जो होंगे वो compete करेंगे ना इसी लिमिटेड फूड और स्पेस के लिए। तो यही चीज़ होती है। अब ये कंपटीशन या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस 3 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक, यानी कि जब एक सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स में होती है। सेम स्पीशीज़ कौन से होते हैं, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। टेंडेंसी होती है कि आपस में वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो उन दोनों के बीच में किस चीज़ को लेकर स्ट्रगल होगा, फूड को लेकर होगा क्योंकि उनका खाना लगभग सेम होगा, और मेटिंग को लेकर होगा क्योंकि वो लोग आपस में रिप्रोडक्टिवली कंपैटिबल हैं। दूसरा स्ट्रगल होगा हमारा इंटर स्पेसिफिक, जो कि दूसरे स्पीशीज़ के साथ होगा। तो वो भी किस लिए हो सकता है, हमारा फूड के लिए हो सकता है, मेटिंग के लिए नहीं हो सकता क्योंकि हम दूसरे स्पीशीज़ से मेट नहीं कर सकते। फूड के लिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि अगर आप मीट ईटिंग कोई एनिमल है तो दूसरा स्पीशीज़ का एनिमल भी मीट ईटिंग हो। तीसरा जो स्ट्रगल होता है वो होता है हमारा स्ट्रगल विद द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ क्या स्ट्रगल है, इन्वायरमेंट हमेशा चेंज हो रहा है। फूड जो है वो भी इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है ना, प्लांट ग्रो हो रहा है, उसमें से हमें फूड ऑब्टेन होता है। तो फूड में भी फ्लक्चुएशंस आ सकती है। कोल्ड वेव्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सारे जो चीज़ें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो हमें मजबूर करते हैं कि हम इन्वायरमेंट के साथ भी स्ट्रगल करें और उसमें कैसे सर्वाइव करें। चौथी बात जो उन्होंने कही थी कि नेचुरल सिलेक्शन और द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये इनकी मेन बात है। इन्होंने क्या कहा कि आपके अंदर जो चेंज आए हैं, वेरिएशंस आए हैं, अगर वो बेनिफिशियल हैं तो आप सर्वाइव कर जाओगे। वहीं अगर बेनिफिशियल ना होके हार्मफुल हुए तो आप लेस फिट हो जाओगे, फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अनफेवरेबल आपके अंदर वेरिएशन आ गए ना, जो उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या हो जाओगे, एलिमिनेट हो जाओगे वहाँ से। उसके बाद हमारे आगे पांचवी बात कही थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। क्या कहा इसमें इन्होंने पूरा निचोड़ दे दिया कि जब एनिमल कोई ओवर प्रोडक्शन करता है तो क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन करेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होगा तो वो जीव सरवाइव करेगा जो कि बेटर अडेप्टेड है, जिसके अंदर फेवरेबल वेरिएशंस हैं। वो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा क्योंकि नेचर ही तो है जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी पैदा कर रहा है, और आपके अंदर जो वेरिएशंस आए हैं उसकी वजह से आपको वो चूज़ करेगा या तो फिर एलिमिनेट कर देगा। इसी तरीके से अगर कोई बेनिफिशियल वेरिएशन है, समय के साथ क्या होगा, उसका सिलेक्शन होता जाएगा, वो फिट है, सेलेक्टेड होता जाएगा, समय के साथ वो एक्यूमुलेट हो जाएगा वो फैक्टर, और न्यू स्पीशीज़ ओरिजिनेट हो जाएंगी। लेकिन ये न्यू स्पीशीज़ कब ओरिजिनेट होंगी, ऐसा नहीं है कि आज आपके अंदर कोई चेंज आया, आपको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया तो न्यू स्पीशीज़ बन गया, ऐसा नहीं है। जब यही सिलेक्शन कई सारी जनरेशन तक होता है तब जाके एक न्यू स्पीशीज़ फॉर्म होती है। इन्होंने भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था नेचुरल सिलेक्शन का। एग्जाम्पल दिया इन्होंने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड था तो उस समय वहाँ पे एक मॉथ था, इंसेक्ट था एक प्रकार का, पेपर्ड मॉथ, जिसको बिस्टन बिट्यूलेरिया नाम का ये था मोथ। तो ये उस समय ग्रे और ब्लैक कलर, दो कलर में होते थे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो ग्रे कलर के मॉथ्स थे वो बहुत अबंडेंट थे, उनका नंबर बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ब्लैक कलर्ड मोथ जो थे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो स्मोक जो है वो इंडस्ट्रीज से निकलता था, और वो स्मोक जो है वो पेड़ों की बार्क पे जमा हो जाता था, और ये जो बिस्टन बिट्यूलेरिया थे ये जाके उस पेड़ों की छाल पर ही बैठे रहते थे। तो अगर वो छाल ब्लैक कलर की हो गई है, ये ब्लैक कलर की हो गई है, अब इस पे आके कोई ग्रे मोथ बैठेगा तो प्रेडेटर जो होगा, जो इन मोथ्स पे खाना खाता होगा, मील करता होगा इनका, तो उनको ये मोथ्स आसानी से दिख जाएंगी और ये लोग मर जाएंगी। वहीं जो ब्लैक मोथ है वो क्या होगा, इस काले बार्क के ऊपर दिखाई नहीं देगा, जिससे उसके बचने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो समय के साथ जो ग्रे मोथ्स थे उनका प्रिडेशन होता रहा, वो एलिमिनेट हो गए, और ब्लैक मोथ्स की जो तादाद थी वो बढ़ती चली गई। अब डार्विन की जो थ्योरी थी उसकी कुछ वीकनेस भी थी। इन्होंने ये तो बताया कि वेरिएशंस हो रहे हैं, वेरिएशंस की वजह से नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है,
लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इन वेरिएशंस का ओरिजिन कैसे हो रहा है और ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। ठीक है, वेरिएशंस आए तो क्यों आए और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा कैसे रहे, ये इन्होंने नहीं बताया। तो ऐसा बताने के लिए, समझाने के लिए इन्होंने एक वर्किंग हाइपोथेसिस दी थी, कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, लेकिन इन्होंने दिया थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स हैं उसकी बॉडी के अंदर, हर सेल और ऑर्गन जो है वो अपना मिनिएचर जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसको इन्होंने कहा गैम्यूल्स और पैनजीन्स। ये पैनजीन्स जो हैं ये ब्लड स्ट्रीम में वो ऑर्गन या सेल शेड कर देता है। ब्लड स्ट्रीम से ये सेक्स ग्लैंड तक पहुंचते हैं ये गैम्यूल्स, और सेक्स सेल्स को फॉर्म कर लेते हैं, जो बाद में एग्स और स्पर्म्स के रूप में बन जाते हैं। और ये नेक्स्ट जनरेशन में जब जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट के अंदर भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस थी, इनको गैल्टन ने 1815 में डिसअप्रूव कर दिया। इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें इन्होंने ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया या ओवरी का ट्रांसप्लांटेशन किया बिटवीन ब्लैक एंड वाइट वैरायटी ऑफ रैबिट्स एंड चिकन, लेकिन इन्होंने कोई भी फ़र्क नहीं देखा दोनों में। जैसे कि इन्होंने ब्लैक वैरायटी के जो चिकन थे उसमें वाइट वैरायटी के चिकन की ओवरी लगा दिया ट्रांसप्लांट। तो अगर ये पैनजेनेसिस हाइपोथेसिस ठीक होती तो ब्लैक जो चिकन है उसके ऑर्गन्स में से जो पैनजीन शेड होते वो अल्टीमेटली जाके हमारे ब्लैक कलर के प्रोजेनी क्रिएट करते। लेकिन इन्होंने पाया कि जिस जिस चिकन का ओवरी लगा था यानी कि वाइट कलर की चिकन का, तो हमें ऑफस्प्रिंग भी वैसे ही मिले। वैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करके भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट इस हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया। अब डार्विन की जो थ्योरी थी इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे। सबसे पहले कि ऑर्गन्स का कैसे बिगिनिंग हुई, ऑर्गन्स की कैसे फॉर्म हुए, जो नए ऑर्गन्स हमारे बने हैं समय के साथ, इसको उन्होंने वो नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों है। फिर इन्होंने जैसे हमने पास्ट में देखा है कि आयरिश डियर जो होते थे उनके एंटलर्स जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होते थे। ठीक है, साइज़ में बहुत बड़े होते थे, और साथ ही साथ डायनासॉर्स भी बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली क्या हो गए, एलिमिनेट हो गया, और उनके लिए ही ये चीज़ घातक ही बन गई। बड़े बड़े एंटलर्स इन आयरिश डियर के लिए ही घातक बन गए। तो अगर ऐसा होता कि डेवलपमेंट के साथ, इवोल्यूशन के साथ साइज़ में इंक्रीज़ होता है तो ये इनके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसे हार्मफुल स्टेज तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था अगर नेचुरल सिलेक्शन होता तो। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन कैनॉट अकाउंट फॉर डीजेनरेसी, एन ऑर्गन अर्लियर यूजफुल बट नॉट नाउ विल डीजनरेट। ठीक है, अगर मान लिया कोई ऑर्गन है जो पहले हो सकता है बहुत यूज़ में था लेकिन आज यूज़ में नहीं है, तो अल्टीमेटली वो डीजनरेट हो जाएगा, भले ही उसकी पहले यूज़ रही हो। तो ये चीज़ नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है ये प्रूफ नहीं कर सकती। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि न्यू वेरिएशंस वुड बी लॉस्ट बाय डाइल्यूशन एज द इंडिविजुअल पोजेसिंग देम ब्रेड विद अदर्स विदाउट देम। अब ऐसा तो है नहीं कि नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है तो जो बेनिफिशियल वेरिएशंस हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल और वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ ही मेट करें। हो सकता है कि वो जो कम बेनिफिशियल या फिर हार्मफुल वेरिएशंस हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के साथ मेट करें। तो ऐसे केस में क्या होगा, इस चीज़ का ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। अगर हम डार्विन की भी थ्योरी को समराइज़ करें तो क्या कह सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, फिर उसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है और एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है। उसके बाद वेरिएशंस आते हैं उस स्ट्रगल के दौरान। वेरिएशन दो टाइप के हो सकते हैं, अनफेवरेबल और फेवरेबल। अगर फेवरेबल है, अनफेवरेबल है तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली एलिमिनेशन हो जाएगा क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फेवरेबल होगा तो इसको हम कहेंगे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट था वो सर्वाइव कर गया। और ये सारे वेरिएशंस दूसरी जनरेशन में पास ऑन होंगे, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ फेवरेबल वेरिएशंस होगा। समय के साथ जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ेंगी इन फेवरेबल वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन होता जाएगा, फिर ये न्यू स्पीशीज़ को फॉर्म कर देगा। तो आज हमारी ये दो थ्योरीज कंप्लीट होती हैं, लैमार्किज्म और डार्विनिज्म। पोस्ट डार्विनिज्म की जो थ्योरी है और जो इसका पार्ट सी है 1.4 यूनिट का सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो हम साथ में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी।